Namaste everyone, welcome to the Trupti Physio Edge. So today's topic is pelvic tilt. ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के लिए एक्सरसाइज थेरेपी फर्स्ट ईयर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता ही है, ठीक है। और जैसे कि आप सबको पता है कि आई एम फर्स्ट रैंक होल्डर इन फाइनल ईयर एंड थर्ड रैंक होल्डर इन सेकेंड ईयर। सो आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगी कि कैसे एग्ज़ाम में लिखना है और आपको भी हेल्प कर पाऊँगी कि आप भी बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएँ एग्ज़ाम में, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं और आप अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है, अपने खुद के नोट्स बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं। पेल्विक टिल्ट क्या होता है, ठीक है। When the body is erect, the pelvis is inclined forwards and balanced on a head of the femora। जैसे कि हम सबको पता है, ठीक है, पेल्विक एक नॉर्मल इरेक्ट पोजीशन में स्टैंडिंग पोजीशन, इरेक्ट यानी स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन में कैसे रहता है पेल्विस, तो फॉरवर्ड, स्लाइडली फॉरवर्ड रहता है और हेड पे वो बैलेंस होके स्ट्रेट इरेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में। The pelvic motion along with the hip and vertebral column makes a normal sinusoidal curve in a standing and in a gait cycle। तो हम स्टैंडिंग पोजीशन में तो सब अलाइन में ही रहता है, ठीक है, पेल्विक, वर्टिब्रल कोलम और हिप जॉइंट, ठीक है। लेकिन गेट साइकिल में भी इनका जो एक सिनुसाइडल यानी एक वेव में, ठीक है, यानी कि एक रिदमिक वेव में अप एंड डाउन कैसे रिदम में होता है, ठीक है। तो एक रिदमिक वेव में तीनों काम करता है, ठीक है। तो इसको जो बोलते हैं, जो साइमल्टेनियसली जो मूवमेंट होता है, मोशन होता है, ठीक है, वो पेल्विक टिल्ट गेट में भी होता है और स्टैंडिंग पोजीशन में पेल्विक टिल्ट यानी कि एक जो स्लाइडली इंक्लाइन रहता है, ठीक है, वो स्टैंडिंग पोजीशन में, और तीनों का रिदमिक मोशन भी होता है, तो वो भी तीनों को इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है, वो गेट साइकिल में। दिस पेल्विक मोशन आर कॉल्ड पेल्विक टिल्ट, जैसे कि मैंने बोला, ठीक है। मोस्टली हम मेजर करेंगे पेल्विक टिल्ट कैसे मेजर करते हैं, तो वो स्टैंडिंग पोजीशन इरेक्ट में ही होता है, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। दिस पेल्विक टिल्ट्स में अकर ड्यू टू द सम पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, वो भी हम आगे देखेंगे कि कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशंस में एबनॉर्मल पेल्विक टिल्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में आपको ये आगे डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स में आपको एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। बहुत सारी आप कौन सी यूनिवर्सिटी में से हो आप कमेंट करिए, मैं उसके 5 ईयर्स के पेपर्स देख के आपको कंक्लूड करके दूंगी, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में तो ये आता ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, 4 पेल्विक टिल्ट के टाइप्स है, ठीक है। एंटीरियर, देन है पोस्टीरियर, देन लेटरल, उसके भी सब है तो हम आगे देखेंगे, और है पेल्विक रोटेशन, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल एंड पेल्विक रोटेशन, उसके जो अंदर सब टाइप्स है वो हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम ये देखेंगे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दो जो पेल्विक टिल्ट के जो टाइप है उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। ये जो दो टाइप है ना, उसको पहले एंगल का मेजरमेंट सीखेंगे, उसके बाद हम इंडिविजुअली आगे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पेल्विक टिल्ट एंगल मेजरमेंट। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट्स अकर इन द सजाइटल प्लेन एंड कोरोनल एक्सिस। जैसे कि हम सबको पता है कि सजाइटल प्लेन यानी बॉडी डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, और कोरोनल एक्सिस यानी कि एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो साइड टू साइड पास होते हुए जाती है, तो वो हो गया कोरोनल एक्सिस। और सजाइटल प्लेन यानी बॉडी डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट्स कैन बी मेजर्ड बाय 3 फॉलोइंग वेज। तो ये जो दो टाइप है वो ये 3 टाइप से मेजर कर सकते हैं, 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका है लंबोसेक्रल एंगल, ठीक है। सेकंड है पेल्विक इंक्लाइनोमीटर, इंक्लाइनोमीटर यूज करके मेजर करना है, ठीक है। थर्ड है वर्टिकल लाइन के रेफरेंस से, ठीक है। तो वो आगे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट है लंबोसेक्रल एंगल, द एंगल मेड बाय द लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड एंड द लाइन अलोंग द बेस ऑफ द सेक्रम। देखो, एक लाइन है ए, देखो नीचे वाली जो लाइन है, ठीक है, वो पैरेलल टू द ग्राउंड एंड दूसरी जो लाइन है वो बेस ऑफ द सेक्रम से जानी चाहिए, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा वो हो गया हमारा पेल्विक टिल्ट का एंगल, ठीक है। तो नॉर्मल लंबोसेक्रल एंगल शुड बी 30 डिग्री। इफ इट इज इंक्रीज सेड टू बी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, जो बढ़ेगा तो होगा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट 30 डिग्री से, ठीक है, 30 डिग्री से।
और इससे जो कम होगा इफ़ इट डिक्रीज कॉल्ड अ पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो ये आना चाहिए, ये पॉइंट आना चाहिए कि नॉर्मल डिग्री इतनी है, इससे बढ़ेगा तो ये होगा, इससे कम होगा तो ये होगा, ठीक है। और छोटा सा एक डायग्राम भी ड्रॉ कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है पेल्विक इंक्लाइनोमीटर। तो पेल्विक इंक्लाइनोमीटर क्या होता है? तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। वन आर्म ऑफ द पेल्विक इंक्लाइनोमीटर प्लेस्ड ओवर द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड अनदर ओवर द PSIS यानी कि पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। द नॉर्मल पेल्विक टिल्ट इज, इसमें भी 30 डिग्री, ठीक है। चेंज इन विच सेट टू बी एंटीरियर और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, जैसे कि हमने आगे देखा सेम है, ठीक है, लेकिन वो हम मेजर कर रहे थे एक्सरे या फिर MRI के ऊपर। और ये जो है वो पेल्विक इंक्लाइनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट हमारा कैसा गोनियोमीटर आता है, ठीक है। वो स्पेसिफिक पेल्विक इंक्लाइनोमीटर आपके यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल सेशन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसका जो कंक्लूजन है वो सेम ही रहेगा। 30 डिग्री नॉर्मल है, 30 डिग्री से ज़्यादा होगा तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट और 30 डिग्री से कम होगा तो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टिकल लाइन का रेफरेंस, ठीक है। ये रेफरेंस से क्या होता है तो हम आगे देखते हैं। द वर्टिकल लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस अलाइंस इन सेम लाइन। जो ASIS है और प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ठीक है, वो दोनों पॉइंट एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है। तो उसको वो वर्टिकल लाइन का रेफरेंस यानी कि उसको हमें अनुमान लगाना है कि ये एक लाइन में होने चाहिए दोनों पॉइंट, ठीक है। तो रेफरेंस से क्या पता चलेगा? अगर वो लाइन सीधी नहीं है, ठीक है, अगर आगे की ओर है तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट और वो पीछे रह गया तो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, ठीक है। नाउ द थिंग इज, यहाँ से हम मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, तो इससे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन मूव्स एंटेरो इन्फीरियरली एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है, हम सबको पता है, ठीक है। वो एंटीरियरली और एंटेरो इन्फीरियरली और डाउनवर्ड्स टिल्ट होगा ASIS, तो किस में? एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में। प्यूबिक सिम्फाइसिस मूव्स पोस्टीरियरली, ऑब्वियस है, देखो तो ये पेल्विक बोन है, ठीक है। ASIS ऐसे नीचे की ओर एंटेरो इन्फीरियरली जाएगा तो ऑब्वियस है कि ये नीचे का जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो पोस्टीरियरली मूव होगा क्लोज टू द फीमर, ठीक है। वो हो गया एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। ASIS अलाइन हॉरिजॉन्टल विथ PSIS। ASIS का नॉर्मल अलाइनमेंट है ये। ASIS हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेगा किसके? PSIS पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन पे, और वर्टिकल लाइन से नीचे आएगा तो क्या होगा? प्यूबिस सिम्फाइसिस या फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। इन नॉर्मल अलाइन ऑफ पेल्विक, जैसे कि मैंने बोला ASIS हॉरिजॉन्टली मूव लाइन ड्रॉ करेंगे तो मिलेगा किसको? PSIS को। और ASIS से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो किसको मिलेगा? प्यूबिस सिम्फाइसिस का। तो ये है नॉर्मल, और इसमें कोई अलाइनमेंट चेंज होगा, एंटीरियरली टिल्ट होगा तो वो हो गया एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। ये एक अलाइनमेंट है तीनों पॉइंट का, ठीक है, तीनों लैंडमार्क का ये एक अलाइनमेंट है। Sacral angle increases the lumbar lordosis and thoracic kyphosis also increase, ठीक है। एंटीरियर टिल्ट होगा तो उसमें सेक्रल एंगल इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके साथ साइमल्टेनियसली पोस्चरल चेंजेस होगा जिसमें होगा लंबर लोडोसिस और थोरोसिक का क्या होगा? काइफोसिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मसल कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रोल करेंगे, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स and hip extensor muscles are responsible for preventing the anterior pelvic tilt। जिसके भी एब्डोमिनल मसल वीक हो गए और उसके साथ में जो हिप एक्सटेंसर मसल्स भी वीक हो गए तो वो हो गया एंटीरियर पेल्विक टिल्ट करेगा, ठीक है। अगर ये दोनों मसल्स एकदम बराबर है, स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल है तो वो प्रिवेंट करेगा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होने से, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हिप फ्लेक्सर्स एंड स्पाइनल एक्सटेंसर्स रिजल्ट इन एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। कॉन्ट्रैक्शन होगा, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर टाइटनेस होगा हिप फ्लेक्सर्स का और स्पाइनल एक्सटेंसर्स का, तो हो गया एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। तो ये देखो जैसे कि हमने आगे देखा, ये जो फर्स्ट है वो नॉर्मल, ये
पोस्टीरियर पीछे गया वो पोस्टीरियर है और एंटीरियर वाला एंटीरियर है। देखो ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। ASIS मूव्स पोस्टीरियरली, जैसे कि हमने आगे देखा है, ठीक है, और प्यूबिक सिम्फाइसिस मूव्स अवे फ्रॉम द फीमर इंस्टेड ऑफ फीमर मूव्स फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो जैसे कि हमने एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में देखा, तो इसमें पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में प्यूबिक सिम्फाइसिस है जो ASIS आगे है, ऊपर है, ठीक है, वो अगर पोस्टीरियरली जा रहा है तो जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो अवे हो रहा है फीमर से। स्पाइनल एक्सटेंसर्स एंड हीप फ्लेक्सर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द पोस्टीरियर पेल्विक। देन है कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द हीप एक्सटेंसर, तो उससे क्या होगा, द स्पाइनल फ्लेक्सर्स रिजल्ट इन पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्चर में हो जाएगा हीप एक्सटेंसर्स मसल्स, ठीक है, तो हीप एक्सटेंसर कौन से है, तो हमें पता है कि ग्लूटियस मैक्सिमस और हेमस्ट्रिंग्स में सभी सेमीटेंडिनोसिस, मेम्ब्रेनोसिस, बाइसेप्स फीमोरिस, ठीक है, तो उन वो मसल्स ग्रुप का हीप एक्सटेंसर का कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा, तो उसके वजह से क्या होगा कि स्पाइनल फ्लेक्सर्स मसल रिजल्ट करेंगे, वो भी वीक हो जाएंगे, तो उसकी वजह से पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बात ज़रूरी है समझने की, कॉन्ट्रैक्चर यानी क्या कि शॉर्टनिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हीप एक्सटेंसर जो मैंने बोला कि ग्लूटियस मैक्सिमस और सारे हैमस्ट्रिंग, उनका कॉन्ट्रैक्चर यानी कि शॉर्टनिंग हो जाता है, टाइटनेस हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता है। ठीक है, sacral angle decreases and lumbar lordosis also decreases। इसमें पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में क्या होता है कि सैक्रल एंगल जो हमने आगे मेजरमेंट देखा वो भी डिक्रीज होता है और लंबर लोडोसिस भी डिक्रीज होता है। ठीक है, ये डायग्राम बहुत ही अच्छे से समझिए, ठीक है, और ये आपको एग्जाम में ड्रॉ भी करनी है। ठीक है, ये देखो फर्स्ट डायग्राम है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट और जो नेक्स्ट वाली है वो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में हमने आगे भी पढ़ा था कि स्पाइनल एक्सटेंसर मसल रिस्पॉन्सिबल है और हीप फ्लेक्सर। ठीक है, और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में हमने अभी भी देखा कि हीप एक्सटेंसर मसल्स, ठीक है, पीछे का ग्लूटियस रीजन का और हैमस्ट्रिंग का, और स्पाइन फ्लेक्सर मसल्स का। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से डायग्राम में ड्रॉ करना है। स्टिक डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको, ऐसा बहुत फैंसी नहीं बनाना है, सेम ऐसा ही बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है लेटरल पेल्विक टिल्ट। इट अकर्स इन फ्रंटल प्लेन एंड एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस। तो फ्रंटल प्लेन यानी कोरोनल प्लेन, ठीक है, तो उसको क्या कहता है, एंड जो बॉडी को डिवाइड करे तो बॉडी कैसे एंटीरियरली और पोस्टीरियरली हाफ में डिवाइड होगी। ठीक है, तो वो हो गया लेटरल पेल्विक टिल्ट। हम कैसे देख पाएंगे, तो आगे से देख पाएंगे और पीछे से देख पाएंगे। ठीक है, बोथ द ASIS अलाइन इन द हॉरिजॉन्टल लाइन in the normal pelvic. If any changes occur in these alignments said to be lateral pelvic tilt or drop। ठीक है, देखो pelvic tilt में कैसे हम आगे डायग्राम में देखते हैं, लेकिन ASIS सभी जगह पे हमें रेफरल पॉइंट यूज़ करना है। ठीक है, बोथ ASIS को हम दोनों साइड में अलाइन करेंगे, एक ही लाइन में हॉरिजॉन्टली आता है। ठीक है, तो वो नॉर्मल पोजीशन में है। एक अगर नीचे है तो ऑब्वियसली दूसरा तो ऊपर ही होगा। ठीक है, तो एक अगर टिल्ट हो रहा है और ड्रॉप हो रहा है तो दूसरा हाइक हो रहा है। ठीक है, तो हम आगे टाइप्स में देखते हैं। पॉसिबल ड्यूरिंग द यूनिलेटरल एज वेल एज बायलेटरल स्टांस। दोनों इन यूनिलेटरल स्टांस वन हिप इज फ्लेक्स्ड एंड अनदर इज फ्रीली मूविंग एंड रिजल्ट इन अ ड्रॉप और हाइक। तो हम आगे टाइप में देखते हैं, एक अगर हाइक है तो दूसरा ड्रॉप ही होगा। ठीक है, तो हिप हाइकिंग में क्या है, इन नॉर्मल पर्सन द हिप हाइकिंग अकर्स वाइल क्लियरिंग द फुट फ्रॉम द ग्राउंड। देखो आप खड़े रह के एक बार देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पैरों में कुछ लगा है, ठीक है, चप्पल में कुछ लगा है, तो हम उसको साफ करने के लिए कैसे एक बार पोछेंगे, पोछने के लिए पैर उठाएंगे। ठीक है, तो हम पूरा हीप गर्डल का यूज़ करके, पूरा हीप रीजन का यूज़ करके हम सिर्फ फ्लेक्सर्स या ऐसे मसल्स ऑफ ग्रुप का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा पेल्विक गर्डल को यूज़ करेंगे एक साइड से। ठीक है, वो पैर उठाने के लिए, तो वो हो गया हीप हाइकिंग। जो साइड उठेगा वो हो गया हीप हाइकिंग। दिस नीडेड from pressure relief during the prolonged sitting. Also, it is helpful when the patient walks with the along plaster cast or braces। अगर पैरों में कुछ लगा हो तो पेशेंट कैसे चलता है पता है ना आपको, पैर पूरा का पूरा उठा के, वो जो पूरा पैर उठाने के लिए कास्ट को
कास्ट के साथ चलने के लिए जो पेशेंट यूज़ करता है वो जो हिप हाइक करता है, ऊपर उठाता है, तो वो हो गया लेटरल पेल्विक टिल्ट का एक टाइप, हिप हाइकिंग। ठीक है, दिस मूवमेंट सपोर्ट टू क्लियर द फुट फ्रॉम द ग्राउंड ड्यूरिंग द स्विंग फेज, जैसे कि मैंने आगे बोला। ठीक है, और इसमें ASIS को कहाँ से हम मार्क करेंगे, कहाँ से कैसे हम रेफरल पॉइंट लेंगे, तो ड्यूरिंग हाइकिंग ASIS मूव्स अपवर्ड्स एंड मीडियली। देखो, एंटीरियरली नहीं जा रहा है, पोस्टीरियरली नहीं जा रहा है, हिप हाइक अप, आई हाइक यानी ऊपर हो रहा है। ठीक है, हाइक, तो ASIS मूव करेगा अपवर्ड्स। स्पाइन गोज फॉर फ्लेक्शन इन अ सेम साइड, और हिप गोज फॉर एबडक्शन। एक बार आप ट्राई करो पूरा का पूरा, अगर पैरों में कुछ आपके पैर में प्लास्टर लगा है तो उसके साथ चलने के लिए ट्राई करोगे तो आप पूरा का पूरा हिप पेल्विक गर्डल का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक साइड से, तो उसमें होगा स्पाइन फ्लेक्शन में जाएगा और हिप जाएगा एबडक्शन में, और उसका कॉन्ट्रैक्शन में क्वाड्रेटस लंबोरम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, और मसल है स्पाइन फ्लेक्सर मसल, तो उसका भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हिप हाइकिंग। देखो ये डायग्राम है, तो इसमें ये जो एरो लगा है ए में, देखिए राइट साइड का हिप हाइक हुआ है तो वो अपवर्ड गया। ठीक है, और राइट साइड का पेल्विक ड्रॉप हुआ है तो वो नीचे डाउनवर्ड आया। ठीक है, तो ये हो गया ASIS पॉइंट का रेफरल। तो नेक्स्ट है ड्रॉपिंग। ASIS मूव्स इन्फीरियरली एंड मीडियली। ठीक है, तो ASIS उसमें कैसा था, अपवर्ड्स और मीडियली, और यहाँ पे इन्फीरियर और मीडियली। यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ड्रॉपिंग में आएगा इन्फीरियरली, स्पाइन गोज फॉर अपोजिट साइड फ्लेक्शन एंड हिप goes for adduction in a drop side. Pelvic drop occurs due to the opposite side hip abductors weakness. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट आना चाहिए फुल मार्क्स लेने के लिए, ये और इसके नीचे वाला पॉइंट भी। ठीक है, ही पेल्विक ड्रॉप occurs due to the opposite hip abductors weakness, और उसकी वजह से एक साइन कौन सी है, दिस साइन इज कॉल्ड एज अ ट्रेनलेंडबर्ग साइन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Both the sides abductors paralysis leads to a waddling type of gait, otherwise called a duck walking. ठीक है, अगर अपोजिट साइड का हिप हो गया है, ठीक है, एक साइड का, तो वो हो गया ये ट्रेनलेंडबर्ग। अगर बोथ साइड का है तो उसको बोलेंगे डक वॉकिंग। ठीक है, डक की जैसे चलता है, कैसे दोनों साइड झुक झुक के, तो वो हो गया डक वॉकिंग। In the bilateral stance, if the weight is transferred to the right side, dropping occurs in the same side. तो हम अभी आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे, ठीक है, कौन कौन सी साइन हमें देखनी है। तो इन बायलेटरल स्टांस, दोनों पैर सीधे रखे अगर पेशेंट खड़ा है, ठीक है, इफ़ द वेट इज ट्रांसफॉर्म टू द राइट साइड, अगर हम राइट साइड पे वेट ट्रांसफॉर्म करते हैं, ड्रॉपिंग अकर्स इन द सेम साइड पे, अगर जो अफेक्टेड है, अगर जो ड्रॉपिंग साइड कौन सी होगी, सेम साइड ही हमें ड्रॉपिंग साइड देखने को मिलेगी जिस साइड हम वेट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड वेट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो सेम साइड लेफ्ट साइड ही ड्रॉपिंग देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे एग्जांपल के जैसे राइट साइड वेट ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है, तो सेम साइड यानी कि ड्रॉपिंग साइड ही ड्रॉपिंग साइड हमें राइट साइड ही देखने को मिलेगी। ड्यूरिंग द राइट साइड ड्रॉपिंग, हिप गोज फॉर अडक्शन इन टिल्टेड साइड एंड अबडक्शन इन अपोजिट साइड। अगर देखो राइट साइड का हमने एग्जांपल लिया है तो क्या होगा, राइट साइड का ड्रॉपिंग है तो उसमें हिप का अडक्शन होगा सेम साइड का, राइट साइड का ही। ठीक है, और एबडक्शन होगा अपोजिट साइड का। ठीक है, नाउ लास्ट है पेल्विक रोटेशन। पेल्विक रोटेशन में आगे देखते हैं। पेल्विक रोटेशन अकर्स इन ट्रांसवर्स प्लेन एंड वर्टिकल एक्सिस। अभी ट्रांसवर्स प्लेन यानी क्या होता है कि एक्सियल प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर बॉडी को डिवाइड करेंगे तो ऊपर की ओर, अब सुपीरियर और इंफीरियर हाउस में डिवाइड होगा। ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। पेल्विक रोटेशन अकर्स व्हेन स्विंगिंग द लेग मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑन द सपोर्टेड और स्टांस लेग। हम पेल्विक रोटेशन का मूवमेंट कैसे देख पाएंगे, तो हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि एक पैर पे स्टैंड खड़े रह के सपोर्ट लेके दूसरा पैर स्विंग करेंगे फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। ठीक है, तो वो जो मूवमेंट देखा जाएगा वो हो गया पेल्विक रोटेशन। फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, इन नॉर्मल वॉकिंग द फॉरवर्ड मोशन इन राइट साइड
राइट साइड लेग रिजल्ट्स इन अ राइट साइड पेल्विक फॉरवर्ड रोटेशन। अगर चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल वॉकिंग में अगर पैर राइट साइड का पैर फॉरवर्ड वॉकिंग हो रहा है, ठीक है, आगे की ओर रखा है, तो उस साइड सेम साइड का पेल्विक जो है राइट साइड का ही फॉरवर्ड रोटेशन में आपको देखने को मिलेगा। और द स्टांस और वेट बेयरिंग हिप गोज फॉर मीडियल रोटेशन। जो आगे की ओर जा रहा है पैर वो फॉरवर्ड रोटेशन में होगा, और जो वेट बियरिंग है, जो जिस पीछे ही है जो पैर, उस साइड का जो है वो मीडियल रोटेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ बैकवर्ड मोशन of the right leg results in a backward rotation of the pelvic, and right upper limb swings forwards and stance hip weight bearing hip goes to the lateral rotation। उसके अपोजिट है बैकवर्ड मोशन होगा, तब क्या होगा, राइट साइड का लेग होगा, तो उस साइड का पेल्विक बैकवर्ड रोटेशन में देखने को मिलेगा, और जो स्टांस में है, वेट बियरिंग में है, वो लेटरल रोटेशन में होगा। और उसमें क्या था, जो वेट बियरिंग वाला था वो मीडियल में था, और ये जो बैकवर्ड मोशन में है, जो वेट बियरिंग वाला जो साइड है वो लेटरल रोटेशन में। There should be a combination of pelvic, hip and spinal movements to maintain the proper gait and proper sinusoidal कर्व, ठीक है। जैसे कि मैंने आगे बोला, एक रिदमिक गेट वॉक में तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, पेल्विक, कर्डल का, हीप, पेल्विक का, हीप का और स्पाइनल मूवमेंट तीनों का, ठीक है। So during the movement walking itself, there is a anterior tilt, posterior, lateral drop and rotation presence to propel a body forward, ठीक है, आगे मोशन करने के लिए, ठीक है। फॉरवर्ड वॉकिंग में, सब वॉकिंग में नॉर्मल गेट पैटर्न में एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल रोटेशन सभी चारों का चारों टाइप आ जाता है, ठीक है। दिस टिल्ट्स आर अल्टरिंग द बॉडी सेगमेंट ड्यूरिंग द नॉर्मल वॉकिंग and making convenient or easier the walk pattern and reducing the strain in the body transmission। ये जो टिल्ट है, ये जो सारे के एक नॉर्मल अलाइनमेंट है, ठीक है, ये किस में हेल्प करते हैं, एक स्मूथ, कन्वीनियंट, इजी वॉकिंग पैटर्न में, ठीक है, और बॉडी वेट ट्रांसमिशन में भी स्ट्रेन होने से बचाता है, ठीक है। If any pathological disturbance occurs, there will be a marked and visible tilt seen. These pathological tilts or drops can be cured by the proper treatment, that is by regular strengthening और a stretching program। जिस साइड का मसल का कॉन्ट्रैक्चर हुआ है, ठीक है, उसको हम स्ट्रेचिंग करेंगे, या फिर जिस साइड का वीकनेस है उसको हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे, वो प्रॉपर अलाइनमेंट से उसका ट्रीटमेंट ईजिली हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।